नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। प्रताप भानु मेहता साहब ने लिखा है, जो राजनीतिक विषयों पे लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। संपादकीय चीन पर है। शीर्षक आपने देखा होगा, चीन की दीवार में दरार। कोई ये ना समझ ले कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसमें कोई दरार आ गई है। अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो आप अपना मन बदल सकते हैं। लेकिन ये शीर्षक क्यों रखा गया, ये पूछना आपका हक है। दुष्यंत का एक शेर है, अब तो दीवार में नजर नहीं आती कोई दरार, हर दरार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। तो अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पे राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्तियां ऐसा करती हैं कि वो समस्याओं पर या असल मुद्दों पर इतने इश्तिहार चिपका देती हैं दूसरे किस्म के, कि असल बातों पर जो बातें उठनी चाहिए थी वो उठनी बंद हो जाती हैं, जब तक कि वो इश्तिहार ही ना दरकने लग जाएं। क्योंकि हर इश्तिहार अपने साथ एक तारीख लेकर आता है जब वो एक्सपायर कर जाएगा। ऐसा ही लग रहा है कि चीन पर जो अथॉरिटेरियन रिजीम थोपा गया है या थोपा हुआ दिखता है, उसके दरकने का वक्त आ गया है। इस वक्त आ गया है कि आगे एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों है, ये हमें संपादकीय इसका भी जवाब देगा। क्या बात करता है संपादकीय, ब्रॉड एनालिसिस कर लेते हैं। पहले बात की गई है कि इस पूरी चर्चा का कंटेक्स्ट क्या है। चीन में कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए हैं। कल हमने बात की थी वो प्रोटेस्ट मूवमेंट जो ईरान में चल रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया में जो सुधार आ रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आईआर के विषय पर ही एक दूसरा संपादकीय हमने चुना। चीन में कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए हैं, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, आज से पहले के जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हुए रहे हैं और आज का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है, इनमें क्या अंतर है। तो पहले के प्रोटेस्ट मूवमेंट कैसे होते थे, अभी का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो कैसे अलग है, यहां तक संपादकीय उस पर बात करेगा। उसके बाद कि क्या ये प्रोटेस्ट मूवमेंट कुछ बदलाव ला सकते हैं डोमेस्टिक स्तर पर, यानी वहां की स्थानीय राजनीति और समाज में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई बदलाव आएंगे, इसकी भी चर्चा ये संपादकीय यहां तक करेगा। और अंत में कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट के क्या मायने हैं, ब्रॉडर क्या मायने हैं, भविष्य के लिए क्या मायने हो सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो में और वर्स्ट केस सिनेरियो में, उस कंक्लूजन के साथ ये संपादक ये समाप्त होता है। तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। प्रताप भानु मेहता साहब कहते हैं कि देखिए, बड़ी क्लीशेड बात है कि हर प्रोटेस्ट मूवमेंट को जब आप देखें तो आपको देखकर लगता है उस समय कि इसको तो एंटीसिपेट, यानी इसकी संभावना तो जताई ही जा सकती थी, क्योंकि तमाम मुद्दे हमेशा से थे। क्लीशे इसलिए है क्योंकि प्रोटेस्ट से, मूवमेंट से पहले असल ऐसा होता नहीं है। आप दुनिया की तमाम क्रांतियों की बात करें, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे, स्थितियां तो ऐसी थी कि क्रांति होनी ही थी। लेकिन क्रांति कब होती है ये आज तक कोई तय नहीं कर पाया पहले से। क्रांतियां अचानक से फूट पड़ती हैं, भले ही उनके कारण समाज में बहुत गहरे हों, पहले से चले आ रहे हों। तो खैर, संपादकीय इसी के साथ शुरू होता है कि जो चीन में प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। भले ही हम तमाम मूवमेंट्स को कहते हैं कि इनके कारण तो हमेशा से व्याप्त थे, हम हमेशा से देख सकते थे कि प्रोटेस्ट मूवमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन चीन में फिर भी ये अप्रत्याशित मूवमेंट है। और ये मूवमेंट शी जिनपिंग की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहा है। जहां तक पूरी संभावना है कि इस मूवमेंट को भी कुचल दिया जाएगा और कुछ मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर तो यही है कि बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से शी जिनपिंग की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। अच्छा, एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि हम ये संपादकीय इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि चीन के अभी के हालात क्या है। वहां पर जो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, जो कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है, वो ये हुआ है कि शी जिनपिंग अभूतपूर्व शक्ति अपने हाथों में नियोजित कर चुके हैं, वहां के एक प्रकार के संविधान को भी बदल चुके हैं। तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट मूवमेंट मानीखेज हो जाता है, इसलिए भी हम इस संपादकीय को पढ़ रहे हैं। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, प्रोटेस्ट मूवमेंट चीन में कोई नई बात नहीं है। चीन में प्रोटेस्ट मूवमेंट ना सिर्फ लोगों द्वारा किए जाते रहे हैं, बल्कि इनका सरकारें भी इस्तेमाल करती रही हैं।
ये बात सुनने में अचंभित कर सकती है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए तो हम विचारकों की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। कैसे इस्तेमाल करती रही है? इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि सरकारें प्रोटेस्ट करवाती हैं। इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब भी प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है, सरकारें उसके लिए तैयार रहती हैं कि किसी बात पर लोग विरोध करेंगे, तो जब सरकारों का तैयार रहना किसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, ऐसा आरोप चीन की सरकार पर प्रताप भानु मेहता लगाते हैं कि प्रोटेस्ट मूवमेंट को वो सेफ्टी वॉल्व की तरह भी इस्तेमाल करती रही है। सेफ्टी वॉल्व यानी किसी चीज के प्रति आक्रोश हो रहा है तो आक्रोश इतना ना बढ़ जाए कि विस्फोट हो जाए। विस्फोट होने का अर्थ क्या होता है कि लोग हथियार उठा लें, कानून व्यवस्था को मानने से मना कर दें, आदि इत्यादि, अतिरेक में जाने लगे। सेफ्टी वॉल्व यानी जैसे साइकिल से हवा या मोटरसाइकिल से हवा या कार के टायर से हवा धीरे धीरे निकालने और भरने के लिए वॉल्व होता है, वैसे ही प्रोटेस्ट मूवमेंट समाज में जो आक्रोश है उसको बड़े सेफ तरीके से सरकार के सामने रखते हैं, सरकार उस पर निर्णय ले पाती है। तो सरकार वहां पे सेफ्टी वॉल्व की तरह इसे इस्तेमाल करती रही है। जैसे कि समाज में किस प्रकार की फॉल्ट लाइंस हैं, यानी अगर एक तबका किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट को लेकर खड़ा हुआ है तो सरकार को यह समझ में आ जाता है कि किस तबके के भीतर असंतोष है, किस तबके के भीतर असंतोष नहीं है। और आमतौर पे ऐसे जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थे वो कभी सरकार की शक्ति को कम नहीं करते थे, कभी कभी चुनौती देते हुए लगते भी थे तो कम नहीं करते थे। कैसे नहीं करते थे, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो अगले पैराग्राफ में समझ में आएगा। लेकिन उस स्ट्रेटजी में 4 अजम्पशन थे। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि अब आपको समझ में आएगा कि कैसे सरकार की शक्ति कभी कमजोर नहीं होती थी। पहला अजम्पशन उसके लिए यह था कि जो भी कारण प्रोटेस्ट मूवमेंट के लिए होते हैं चीन में आमतौर पर, उनके पीछे के कारण बहुत स्पेसिफिक या स्पष्ट हुआ करते थे। एक अजम्पशन प्रोटेस्ट मूवमेंट का ये था। 4 अजम्पशन बताए गए हैं इस तरह के। ये 4 अजम्पशन आज तक के प्रोटेस्ट मूवमेंट के अजम्पशन रहे हैं, जो चीन की सरकार एज्यूम करती रही है कि वहां के प्रोटेस्ट मूवमेंट के ये 4 चरित्र हैं। इन 4 चरित्रों की वजह से आज तक प्रोटेस्ट मूवमेंट कभी चीन की सरकार को चैलेंज नहीं करते थे। इस बार ये चारों अजम्पशन खारिज होते हुए दिख रहे हैं। तो पहले इन चारों अजम्पशंस को जान लेते हैं। पहला अजम्पशन कि मूवमेंट बहुत स्पेसिफिक हुआ करता था, स्पेसिफिक कारण उठाए जाते थे। दूसरा कि बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन रिलेटिव, तुलनात्मक तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी चीन की। व्यवस्था आज भी वही है, लेकिन एक व्यक्ति और पार्टी के हाथ में बहुत ज्यादा केंद्रित हो गई है। वहां पार्टी के हाथ में तो सदस्य थी, लेकिन पार्टी की डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट यानी कि स्थानीय यूनिट्स के पास भी ठीक ठाक ताकत थी। तो प्रोटेस्ट मूवमेंट को उन स्थानीय यूनिट्स के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वहां की लोकल यूनिट को। कब तक ये किया जा सकता है? जब तक वहां की लोकल यूनिट के पास असल में कोई पावर हो। दूसरा अजम्पशन यही था। और ऐसे में फायदा क्या होता है कि जो सबसे ऊपर व्यक्ति बैठा है या संस्था बैठी है, वो हमेशा एक शहंशाह, एक ऐसे व्यक्ति या संस्थान के रूप में अपनी छवि बना सकती है कि वो लोकल झगड़ों को सुलझा सकते हैं। तो इसके चलते आमतौर पर जो चीन में सर्वे होते थे, वहां लोकल सरकार को हमेशा थोड़ी नीची नजर से देखा जाता था, लेकिन जो ऊपरी सरकार है, जहां जिस लेवल पे शी जिनपिंग शासन करते हैं, उसको बहुत ही चाक चौबंद और ईमानदार माना जाता था। ये आज तक का एक अजम्पशन था सरकारों का। दूसरा अजम्पशन ये हो गया। तीसरा अजम्पशन क्या था? प्रोटेस्ट को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि वो मसले पता चल जाएं जो लोगों के बीच अनरेस्ट कॉज कर रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। इस अजम्पशन के गहरे में जो जड़ थी वो वहां से निकलती थी कि सेंट्रल लीडरशिप के पास वो नॉलेज और वो अथॉरिटी है, वो ताकत है कि वो जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक कर सकती है। ये तीसरा अजम्पशन था। चौथा अजम्पशन क्या था? कि सरकार को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वहां से प्रोटेस्ट मूवमेंट से निकलने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि चीन में हम जानते हैं तमाम तरह की सेंसरशिप बहुत स्ट्रांग है। ये ना सिर्फ चीन बल्कि जहां पर भी संस्थाओं के ऊपर व्यक्ति हावी होने लगते हैं, वहां पे सेंसरशिप एक बहुत अहम रोल निभाने लगती है। चीन में भी ये लंबे समय से देखा जा रहा था
और चीन की तो राजनीतिक व्यवस्था भी ऐसी है जहां पे राज्य बहुत संदेह करता है, ना सिर्फ विदेशी शक्तियों पर कि वो उसको कमजोर कर सकती हैं, बल्कि अपने खुद के लोगों पर। ऐसे शासन धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं। बट बहरहाल चौथा अजम्पशन यही था कि सरकार जो है वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकती है। तो इन चारों अजम्पशंस की वजह से, इन चारों पूर्वाभासों की वजह से सरकारों ने आज तक प्रोटेस्ट मूवमेंट को हमेशा अलग तरीके से देखा कि हर प्रोटेस्ट मूवमेंट एक तरीके से हमें मजबूत ही करेगा। लेकिन लेकिन और लेकिन इन प्रोटेस्ट में ये चारों अजम्पशंस जो है इनको टेस्ट किया जा रहा है, ये अब कसौटी पे कसे जा रहे हैं, कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। पहला जो असम्पशन था यही अपने आप में टूटता दिख रहा है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट आमतौर पे बड़े स्पेसिफिक हुआ करते थे। शुरुआत में इन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के लिए भी कहा गया कि कोविड के बाद जो तमाम तरह के रोकथाम की नीतियां बनाई गई हैं, लॉकडाउन लगाए गए, एक्सटेंडेड लॉकडाउन लगाए गए, हाल ही में फिर से लॉकडाउन की सीमा को कई जगहों पे बढ़ाया गया क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन के केसेस आ रहे थे, तो माना गया कि शुरुआत में ये प्रोटेस्ट मूवमेंट केवल उसी से संबंधित है। लेकिन अब माना जा रहा है कि तमाम दूसरे कारण इसमें आकर जुड़ने लगे हैं। कहीं पे लोग महंगाई से परेशान दिख रहे हैं, कहीं पे लोग बेरोजगारी से परेशान दिख रहे हैं, कहीं पे लोग अर्थव्यवस्था में जो कमी आ रही है उसका जो उनके जीवन पे असर पड़ रहा है उससे परेशान दिख रहे हैं। तो तमाम कारण अब उभरने लगे हैं किसी एक स्पेसिफिक कारण तक, जैसा कि आमतौर पर पास्ट में, अतीत में चीन में होता था। इस बार उससे उलट कई से सारे कारण एक साथ उभर रहे हैं। दूसरा कि अब तक ये माना जाता था कि जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका रिपोर्ट कार्ड दिख जाता है प्रोटेस्ट मूवमेंट के समय। लेकिन चीन हालिया कुछ वर्षों में, खास तौर पे जो शी जिनपिंग साहब के 2 पिछले कार्यकाल रहे, उसमें ज्यादा केंद्रीकृत हुआ है। शक्ति ज्यादा से ज्यादा शी जिनपिंग के हाथों में समाहित हो गई है। उनकी पार्टी के अंदर जो उनके विरोधी हो सकते थे या थे तो उनको हटाया ही गया, जो हो सकते थे उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। उनके खिलाफ बोलने वाली, और देखिए ऐसी जगहों पे खिलाफ व्यक्तिगत रूप पे नहीं बोला जा रहा होता, आपकी नीतियों से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। तो एक स्वस्थ शासन प्रणाली वो होती है जो अपने से असहमति वाले रखने वाले स्वरों को भी अपने पास रखती है, क्योंकि तमाम आवाजें मिलकर अंततः तो संस्था को मजबूत ही कर रही हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने जो किया है वो अपने सारे विरोधियों को एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। तो ऐसे में अब प्रोटेस्ट मूवमेंट लोकल गवर्नेंस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, अब तो सीधे सेंट्रल लीडरशिप पे सवाल उठ रहा है, जिससे कि हमारा जो दूसरा अजम्पशन था आज तक की चीन की प्रोटेस्ट को लेकर, वो भी खारिज होता है। और तीसरी बात इसमें यह हुई है कि जो शी जिनपिंग बहुत सफलतापूर्वक सारी शक्तियों को अपने हाथ में समाहित तो कर पाए हैं, फेल वो वहां भी हो सकते थे लेकिन सफल हो गए। लेकिन इसकी वजह से जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट सिस्टम के भीतर ही उभर सकते थे, जिसके लिए सिस्टम को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, महज विचार बदलकर आप सिस्टम को कंटिन्यू रख सकते थे, उसकी संभावनाएं कम और कमतर होती जा रही हैं। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि इस व्यवस्था से उपजने वाली समस्याओं के समाधान के लिए इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं डेवलप होने लगी हैं। और शी जिनपिंग ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो इन ब्लेम्स को, जो लोगों के समस्याएं हैं, उसका ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ सकें। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जो शी जिनपिंग की एपिस्टेमिक अथॉरिटी थी, एपिस्टेमिक अथॉरिटी यानी कि ये अनुमान कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, जो उसकी कोटरी है, उनकी नजर हर चीज पर है, वो समाधान जानते हैं, ये विचार धीरे धीरे मंद पड़ा है, टूटा है। प्रोटेस्ट ने ये दिखाया है कि वो मानने लगे हैं कि जो लीडरशिप है उसके लिए जा रहे कदम बेस्ट कदम नहीं है, उनकी गलतियों पर अब सीधे उंगली उठाई जा रही है। यानी कि लोग कहने लगे हैं कि आप अपने निर्णयों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए हमें फॉडर, खाद्यान्न की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि कुछ और लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इन लोगों की बलि देनी है तो दे दो। लोग इसके विरुद्ध अब खड़े होने लगे हैं। क्यों खड़े होने लगे हैं? कि लोगों का भरोसा उठ गया है कि आपकी जो लक्ष्य हैं, आपकी जो संकल्पनाएं हैं, उनमें हमारे भी हित शामिल है।
अब ये भरोसा उठने लगा है, ऐसा लक्ष्यों से ऐसा विरोध प्रदर्शनों से दिख रहा है। इसके अलावा अब शी जिनपिंग अगर इन विरोध प्रदर्शनों को जबरदस्ती दबाते हैं, बहुत आगे बढ़ के दबाते हैं, तो ये भी अपने आप में ये दिखाएगा कि उनकी अथॉरिटी कमजोर ही हो रही है। क्या उनके पास विकल्प हैं? इसके बाद आगे आएंगे, लेकिन अब उनके विकल्प काफी सीमित होने लगे हैं। और अंततः जो हम बात कर रहे थे, चौथा असम्पशन था कि इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल वाला मामला था आज तक चीन के समाज में, लेकिन आज की दुनिया में ये लगातार मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी छोटी सी चीज बहुत आसानी से एक बहुत क्लोजली गार्डेड समाज में भी एंटर कर सकती है। उदाहरण के तौर पे प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि वो समाज जिसको बहुत लंबे समय से लॉकडाउन में रखा गया है, उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों का जीवन, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित हो रहा है। और वो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप चलते हुए एक फुटेज को देखता है, वो समाज, उसके लोग फुटेज को देखते हैं और देखते हैं कि कहीं उसी दुनिया में कुछ लोग एक इवेंट को इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो उस समाज में एक विद्वेलन पैदा करता है कि हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं ऐसा क्या गलत कर रही हैं। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल था वो दरकने लगा है। तो ये चौथा असम्पशन भी टूट रहा है। एक लेसन ये भी आया है कि वो समाज जो अपने लोगों की भलाई के ऊपर एक अंध राष्ट्रवाद को तरजीह देने लगते हैं, वो समाज इस तरह की समस्याओं का ज्यादा सामना करने के लिए अभिशप्त तो होते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन ने कहा कि दुनिया में कहीं और बन रही वैक्सीन को हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक प्रकार का अंध राष्ट्रवाद था। इससे पहले चीन ने वैक्सीन में बहुत अच्छे कदम उठाए, बहुत जल्दी उनके यहाँ वैक्सीन बनी भी, बहुत बड़े तबके तक ये वैक्सीन पहुंची भी। लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले बनी थी, कई दूसरी वैक्सीन उसके बाद आई, संभावना है कि वो वैक्सीन बेहतर रही हो या ना रही हो, सरकारों को इतना तो करना था कि वो अपने लोगों को चयन की सुविधा दे सके कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों या हमारी खबरों के आधार पर आपको जो वैक्सीन बेहतर लग रही है उसको आप लगवा सकें। लेकिन एक अंध राष्ट्रवाद के आधार पर कहा गया कि चीन में बाहर की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अंततः हुआ क्या? उसकी वजह से चीन में इन्फेक्शंस के बार बार दौर देखने को मिले, जो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि अधिकतर दुनिया में कोविड अब उतनी बड़ी महामारी नहीं रहा जितनी आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले था। इसके अलावा यह भी समझ में आ गया है कि आप बार बार आर्थिक कारणों का हवाला देकर, एक आर्थिक विजन दिखाकर कि हमको एक आर्थिक महाशक्ति बनना है या हम आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर हैं, आपके प्रोटेस्ट मूवमेंट रोड़े अपना रहे हैं, ये तर्क देकर आप बार बार लोगों को बहला नहीं सकते। आपको लोगों की समस्याओं को सुलझाना होगा, क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या फायदा जो लोगों के जीवन में बेहतरी नहीं ला रही है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट मूवमेंट सस्टेन करेगा कि नहीं, इस पर भी सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट कितना फैलेगा, ये कई कारणों पर निर्भर करेगा। जैसे कि जो लोग इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में हैं वही इसको पीछे खींच सकते हैं, ये देखकर कि जिस सोच के साथ उन्होंने इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को शुरू किया था वो उससे कहीं ज्यादा कारणों के साथ जुड़ चुका है, तो वो लोग इससे पीछे हट सकते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट को भी डोमेस्टिकेट कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, वो संभावना भी है। एक बड़ा इशू जो जुड़ा है वो एलीट कोहेशन के साथ। एलीट यानी किसी भी समाज का अभिजात्य वर्ग। आमतौर पे दुनिया में जो क्रांतियां देखने को मिलती हैं वो तब सफल हो पाती हैं जब अभिजात्य वर्ग में भी एक विभाजन हो जाता है। अभिजात्य वर्गों में से एक वर्ग आके कहने लगता है बाकी बचे वर्ग को, शासक वर्ग को, कि आप गलत हैं। आमतौर पे क्रांतियां तभी सफल होती हैं। ये मोटा मोटा नियम है, अपवाद भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इस मूवमेंट में वो एलीट डिवीजन नहीं दिखा है, एलीट कोहेशन ही दिखा है। कोहेशन यानी जो एलीट वर्ग है वो एकजुट है, अभी उसमें दरार नहीं दिख रही है। वो दरार इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि शी जिनपिंग ने ऐसे तमाम लोगों को जिनके हाथ में कोई भी अथॉरिटी थी और उनसे वो इतर मत रखने का साहस दिखा सकते थे भविष्य में, कभी भी शी जिनपिंग उनको पहले ही दरकिनार कर चुके हैं।
किनारे कर चुके हैं। तीसरा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शी जिनपिंग रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, क्योंकि सारी ताकत उन्हीं के हाथ में है। अब वो कुछ कंसेशन भी दे सकते हैं, कुछ मांगों को मान भी सकते हैं, और ये मानना इतना बुरा नहीं है। कोई शासक इससे कमजोर नहीं हो जाता कि उसने प्रोटेस्ट मूवमेंट की कुछ बातें मान ली। भारत में ही लीजिए, सरकार की छवि मजबूत सरकार की छवि है, लेकिन इसके बावजूद जब किसान मूवमेंट हुआ तो सरकार ने उन बातों को अंततः जाकर सुना। देश के शीर्ष नेता ने आकर कहा कि हो सकता है हम अपनी बातों को समझा नहीं पाए। उनके बोलने का व्याकरण जो भी हो, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, ये लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है कि सरकारें, वो सरकारें भी जो खुद को बहुत मजबूत सरकार बताती है, वो कंसीड कर सकती है। इससे उनकी मजबूती पर आंच नहीं आती, उनकी लेजिटिमेसी बढ़ती ही है। इस चीज को, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, साधुवाद दिया जाना चाहिए। चीन में भी ये संभावना तो है और ये खतरा नहीं है। खतरा ये है कि शी जिनपिंग इस बात में इनडिसाइसिव दिखे, ऐसा दिखे कि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि बातें माननी है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबाना है। वो इनडिसाइसिव दिखना ज्यादा खतरनाक होगा, जैसा कि उनका जो कोविड का मैनेजमेंट रहा है वो दिखने लगा है इनडिसाइसिव। पहले इसके बारे में तारीफ की गई कि वाह देखिए कितना बड़ा लॉकडाउन लगा लिया, लोगों को दबा के रख लिया, फैलाने से रोक दिया, लेकिन अंततः देखा जा रहा है कि जब लॉकडाउन हटाए गए, इन्फेक्शन फिर तेजी से फैला, फिर लॉकडाउन लगाए गए, तो लोगों में अब छवि क्या बनने लगी है पहले के उलट, कि अरे ये कैसी शासन व्यवस्था है जो तय ही नहीं कर पा रही कि कब हटा के रखना है कि लगा के रखना है लॉकडाउन। तो इनडिसाइसिवनेस शो करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है, फिर उस ऊंचाई की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होने लगती है। शी जिनपिंग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर अब बैठ गए हैं, तो शासन डगमगाने के खतरे ज्यादा हैं। तो ना तो वो लॉकडाउन अचानक से हटा ही सकते हैं अब, क्योंकि इन्फेक्शन फिर बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और ना ही लॉकडाउन लगाए रखना सस्टेनेबल है। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में जनरेशनल डिवाइड क्या है। जनरेशनल डिवाइड यानी कौन सी आयु वर्ग, बहुत युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, या जो वरिष्ठ नागरिकों का वर्ग है, वो इन सब के साथ कैसे जुड़ा है। अब तक की छवि यही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है चीन से बाहर, या सीधे सीधे नहीं आती है, तमाम तरह की सेंसरशिप है। तो अभी तक प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि लगता है कि यंग लोग इसके साथ ज्यादा जुड़े हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि शी जिनपिंग का आज तक का जो अपना कैरेक्टर बिल्डअप उन्होंने किया है, छवि निर्माण जो किया है उन्होंने, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग शासक का किया है। तो ऐसे में उनके सामने ये खतरा है कि वो अपनी अथॉरिटी को थोपने की कोशिश करें या इन लोगों से बातचीत करें, क्योंकि 1989 में भी हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये हमारे जन्म से पहले का वक्त है। ये उस समय का वक्त है जब चीन में एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावना जताई जा रही थी। तियाननमेन स्क्वायर पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे। कहा जा रहा था क्रांति आहट दे रही है चीन की दीवार पे, लेकिन उसके बाद चीन की सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला किया। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए, सेना उतार दी गई, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। सरकार कुछ सैकड़ों लोगों का दावा करती है, प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन आमतौर पर सहमति है कि हजारों की संख्या में लोगों को मारकर इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को नृशंस तरीके से दबाया गया। और ये तब की बात है जब एलीट डिवीजन भी हुआ था। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ नेता प्रोटेस्टर्स से बात करना चाहते थे, लेकिन अंततः शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबाना होगा, नहीं तो चीन प्रगति नहीं कर पाएगा। तो तब जबकि प्रोटेस्ट मूवमेंट ज्यादा मजबूत था, एलीट डिवीजन भी हो गया था, तब प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबा दिया गया। तो अभी क्या होगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। और कई लोग इसमें अरब क्रांति की बात कर रहे हैं कि ऐसे ही अरब में क्रांति शुरू हुई थी। ट्यूनिशिया में एक सब्जी वाले को, ठेले को पलट दिया गया, उसको गिरफ्तार कर दिया गया, उसने खुद में आग लगा ली और वहां से अरब क्रांति की शुरुआत हुई। तमाम दूसरे कारण आके उस प्रोटेस्ट मूवमेंट से जुड़ने लगे और अरब प्रायद्वीप के अलग अलग हिस्सों में क्रांतियां हुई, ट्यूनिशिया से शुरू होकर। लेकिन संपादकीय कहता है कि देखिए, अरब में जो संस्थाओं का कैरेक्टर है वो बहुत सतही है, संस्थाएं बहुत मजबूत नहीं थी, कई जगहों पे शासन भी ऊपर से थोपा हुआ था। जबकि चीन में जो शासन प्रक्रिया है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो पकड़ है, वो समाज में बहुत गहरे तक है। तो इसलिए इसको अरब क्रांति से कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, अब तक हमने क्या क्या सीखा कि चीन में आज तक की क्रांतियों का चरित्र क्या रहा है, अभी का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है इसका चरित्र कैसे अलग है,
इसके अलावा हमने कुछ अरब क्रांति से कैसे अलग है इसके बारे में भी जाना, अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है उससे कैसे अलग है इस विषय में भी जाना, शी जिनपिंग के सामने क्या ऑप्शंस हैं इसके विषय में भी जाना। अब जानते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस तो हैं। पहला कि दुनिया में ना एक छवि बन रही थी कि डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी इनएफिशिएंट सिस्टम, अथॉरिटेरियन रिजीम्स बड़े बढ़िया हैं। देखो पुतिन कितना बढ़िया शासन चलाते हैं रूस में, शी जिनपिंग कितना बढ़िया शासन चला लेते हैं चाइना में, कि वो जिन नीतियों को लागू करना चाहते हैं किसी की नहीं सुनते, लागू कर देते हैं। कई लोगों में ऐसी छवि बनने लगी, लोकतंत्र को लेकर छवि धूमिल होने लगी। ये प्रोटेस्ट मूवमेंट लोकतंत्र की ओर झुकाव को बढ़ाएगा, क्योंकि ये बात ठीक है कि लोकतंत्र तो क्राइसिस में रहता ही है। तमाम संस्थागत कारणों से संस्थाएं बेहतर परफॉर्म नहीं करती हैं, लोकतंत्र क्राइसिस में रहता है। उनकी बुराई की जानी चाहिए, क्रिटिसिज्म किया जाना चाहिए ताकि उन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। लेकिन जितना लोकतंत्र समस्याओं में रहता है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स उससे ज्यादा डीपर क्राइसिस में रहते हैं, क्योंकि वहां संस्थाएं और कमजोर होती हैं, कई बार तो सुधार के परे होती हैं। ये प्रोटेस्ट मूवमेंट बताते हैं कि हर जगह लोग पर्सनल फ्रीडम की डिमांड करेंगे, जानकारियों के ज्यादा स्वतंत्र प्रवाह के समर्थन करेंगे, और गवर्नमेंट को अपने आप को लोगों की तरफ खड़े होकर शासन करना होगा। किन्हीं मूल्यों की महज वकालत करते रहकर वो शासन नहीं कर सकती। लेकिन इस प्रोटेस्ट मूवमेंट के आर्थिक और सामरिक क्या इंप्लीकेशंस होंगे, असर पड़ेंगे, ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। 3-4 संभावनाएं हैं। पहली संभावना क्या है कि वो और असर्टिव हो जाए अपने नेचर में और आक्रांत करने लगे दूसरे देशों को भी, क्योंकि शी जिनपिंग इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को और दबाने की कोशिश करें। उनके मन में आ जाए कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट दुनिया के दूसरे देश बाहर से करवा रहे हैं, तो वो अपने यहां तो लोगों का दमन करे ही, दूसरी शक्तियों से भी, दूसरे देशों से भी ज्यादा उलझने लगे, ज्यादा असर्टिव हो जाए। या फिर ये उनको थोड़ा रिस्क अवर्स करे, रिस्क अवर्स यानी कम जोखिम उठाने की प्रवृत्ति उनमें पैदा करे, वो थोड़ा शांति के पथ पर बढ़े, ये भी हो सकता है। तो दोनों संभावनाएं हैं कि वो या तो असर्टिव हो जाए या रिस्क अवर्स हो जाए, रिस्क से दूर रहने की कोशिश शुरू कर दे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि उनकी खुद की अथॉरिटी, शी जिनपिंग की अथॉरिटी क्योंकि डेंट हो गई है, कमजोर पड़ती दिख रही है, तो वो अपनी पार्टी के लिए कोई नया आख्यान नहीं कर सकते, नया नैरेटिव नहीं कर सकते। मुश्किल होगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि अरे ये तो विदेशियों द्वारा प्रायोजित प्रोटेस्ट मूवमेंट है, हो सकता है कहा जाने लगे, लेकिन लोगों में विश्वसनीयता को और घटाएगा ये आख्यान। ये भी आसान नहीं होगा कि आप कह सकें कि देखिए जो 1989 में कहा गया कि हमें अगर प्रगति करनी है, खासतौर पे आर्थिक प्रगति करनी है, तो हम इस तरह के प्रोटेस्ट मूवमेंट को अलाउ नहीं कर सकते। डेंग जियाओपोंग ने कहा था कि हमें सड़क पे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए अगर हमें आर्थिक रूप से प्रगति करनी है। ठीक है, 1989 में कह दिया और कह के यू कुड गेट अवे विद इट, लेकिन आज ये मौका नहीं है। आज भले ही आप चीन में एक ऐसे शासन व्यवस्था को देख रहे हो जिसके पास असीमित ताकत है, लेकिन आप ऐसी भी शासन व्यवस्था को देख रहे हैं जो अपने ही निर्णयों को लेकर कई मामलों पर बहुत श्योर नहीं है। असीमित ताकत और श्योर ना होना बड़ा ही खतरनाक कॉकटेल है। तो ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हो सकता है वहां की सरकार को बदल ना पाए, लेकिन जैसा कि हर एक अच्छा राजनीतिक प्रयोग असर छोड़ता है, ये भी एक असर छोड़ेंगे। वो ये है कि तमाम शक्ति एकत्रित कर जो वहां की राजनीतिक जो हायरार्की में टॉप पर बैठी लीडरशिप है, वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है, अहंकारी हो चुकी है। उसके अहंकार में थोड़ी कमी आएगी और इससे ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने वाला प्रोटेस्ट मूवमेंट में कोई और असर हो नहीं सकता। तो अगर ये भी असर ये प्रोटेस्ट मूवमेंट छोड़ता है, तो अपने आप में इतिहास में इसको इसके लिए याद रखा जाएगा। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। हम मिलेंगे एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।